ओके। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज, जिसका नाम है जंक्शन ब्रेकडाउन और पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन। ठीक। ये एक पीएन जंक्शन डायोड आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पी और एन मटेरियल है, बीच में एक डिप्लीशन लेयर है। इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीट हो चुके रहते हैं या उनकी कमी हो चुकी रहती है। ठीक। और यहाँ पर केवल आयंस इकट्ठा रहते हैं, एक्यूमुलेटेड रहते हैं, जिनको डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को इनलार्ज करके, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस 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 करके इनसर्किल्ड है, जिनको डोनर आयन कहा जाता है, और यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस 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 करके इनसर्किल्ड है, जिसको एक्सेप्टर आयंस कहते हैं। ये सब इमोबाइल चार्ज कैरियर्स या अनकवर्ड चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। ठीक। ये यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं और यही डिप्लीशन लेयर का निर्माण करते हैं। डिप्लीशन लेयर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। ठीक है। अभी ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब डिफ्यूज हो रहे होते हैं, तो जब डिफ्यूजन हो रहा होता है, ये डिफ्यूजन आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, कुछ लेक्चर्स में, कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक साइड से दूसरे साइड की तरफ डिफ्यूज हो रहे होते हैं, तो बीच में एक पार्ट जहाँ पर दोनों पी टाइप और एन टाइप जुड़े रहते हैं, जंक्शन पॉइंट जो रहता है, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो चुका रहता है। और रिकॉम्बिनेशन में आपको पता है, आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक। जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है? हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया है। ठीक है। लास्ट टू लास्ट कुछ लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है, लेकिन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि इसका काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल रिवर्स बायस का काम है, क्योंकि ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तो पहला पॉइंट ये कि ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायस में अकर होता है, रिवर्स बायस में। ठीक। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि क्या रिवर्स बायस होते ही ब्रेकडाउन हो जाता है? तो आंसर है नहीं। कब होता है? जब अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, या यहां पे दिखा सकते हैं, इस रिवर्स वोल्टेज को जब हम बढ़ाते 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 एक सर्टेन वैल्यू, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, उससे एक्सीड करते हैं, उससे बढ़ाते हैं, तब जाकर जंक्शन ब्रेकडाउन अकर होता है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये रहा कि रिवर्स बायस में जब कनेक्शन किया जाएगा, तो रिवर्स बायस में आते ही ये जंक्शन ब्रेकडाउन नहीं होगा। जंक्शन ब्रेकडाउन होने के लिए एक सर्टेन वैल्यू, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या वीबीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे वोल्टेज ज़्यादा ना अप्लाई किया जाए। जब तक उससे ज़्यादा नहीं अप्लाई किया जाएगा, तब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा। और आपको यहाँ पर पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है, आपको एक कांस्टेंट स्मॉल करंट मिलती रहेगी, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है ऐसा कि ब्रेकडाउन हो जाता है और एक हाई रिवर्स करंट बहती है? ठीक है। देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो फॉरवर्ड करंट को दिखाएगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस जो है वो रिवर्स करंट को दिखाएगा। ठीक है। ये क्लियर है? ये चीज आपको दिख रहा है, नेगेटिव। तो क्या होता है कि अचानक से ये करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बहुत हैवी अमाउंट में बहने लगती है। तो बहुत हैवी अमाउंट में जब बहती है, तो ये कब बहती है, कब बह पाती है? जब ब्रेकडाउन हो चुका रहता है। ठीक। तो क्या होता है, देखिए, जब हम रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो जंक्शन पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सीड होने लगती है। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, तो क्या क्या फेनोमिना होता है, आइए देखते हैं। तो जंक्शन ब्रेकडाउन बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है अवलांच ब्रेकडाउन, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है। तो अवलांच और जीनर क्या होते हैं ब्रेकडाउन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में पहले हम अवलांच को कवर करते हैं, और साथ साथ पैरेलली जीनर को भी कवर करते जाएंगे। जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती है। ठीक है। तो ये तो दोनों में प्रोसेस होता है, अवलांच में भी होता है, जीनर में भी होता है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती है, और
यहाँ पर जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा। ठीक, अवलांच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये अवलांच पे अंडरलाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, कोलाइड विथ ईच अदर। और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि इस कोलिजन को हम लोग इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली इसको इम्पैक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब टकराना। ठीक है, इम्पैक्ट। लेकिन इम्पैक्ट से क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहा जाता है, आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या आयोनाइज हो रहा है, इम्पैक्ट से क्या आयोनाइज हो रहा है, इम्पैक्ट से एटम्स आयोनाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, और आयोनाइज होने का मतलब समझते हैं, आयोनाइज होने का मतलब है कि या तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराता है, तो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे डिस्प्लेस करता है, ये एटम अब आयन बन जाता है क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से, और इसे कहते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराया और जिस एटम से टकराया उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा था वो चला गया। अब क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन गया, निकला, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी रिवर्स बायस वोल्टेज के इफेक्ट से दूसरे किसी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हटाएगा। ठीक है, और अच्छा, अगर हटाया तो नया इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन जो पुराना इलेक्ट्रॉन था जो टकरा रहा था वो भी अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन किया रहेगा और वो फिर से किसी थर्ड से टकराएगा। तो जब इस तरह से मल्टीपल कोलिजन्स होते रहते हैं, मल्टीपल कोलिजन्स होते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से या वोल्टेज के इफेक्ट से मूव कर रहे हैं। अब ये किसी दो अलग अलग एटम से, नए एटम से टकराए, एटम से टकराने का मतलब आउटर मोस्ट शेल से, उनके आउटर मोस्ट शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन किए हुए हैं, फिर वो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो 4 से 8 बनाते हैं, 8 से 16 बनाते हैं, 16 से 32 बनाते हैं, और ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज नोन एज कैरियर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हो रहा है और कैरियर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है, और बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट ये हुआ, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कर रहे हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन से दो से चार, 4 से 8, 8 से 16 बनना, ये कैरियर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी, अपनी वेलोसिटी, अपनी हाफ mv² से मूव कर रहा है, और वो टकराते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर करता जा रहा है, अपने भी मूव कर रहा है और दूसरों को भी मूव करा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक समय आता है, एक पॉइंट पर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन हो चुका रहता है, जिससे एनॉर्मस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो चुके रहते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब रिवर्स बायस वोल्टेज के इफेक्ट में आते हैं, तो जंक्शन को करते हुए, ब्रेक डाउन करते हुए एक हैवी करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो लास्टली क्या होता है, एक हाई करंट मिलती है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन अ हाई करंट।
हाई करंट। तो ये हो गया अवलांच प्रोसेस। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू जीनर प्रोसेस। व्हाट इज जीनर ब्रेकडाउन? ठीक है, तो जीनर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और अवलांच क्या होता है? अवलांच आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिएगा, या जिसको पता भी होगा पहले से, कि अवलांच बेसिकली एक प्रक्रिया होती है जो पहाड़ों पर होती है, जनरली बर्फीले पहाड़ों पे होती है, कि अगर ऊपर से कोई बर्फ का टुकड़ा जब नीचे किसी भी इफेक्ट से, अनस्टेबल मोड में रहते ही ये सब, वो हल्का सा भी मूव हुआ, हल्का सा भी मोशन हुआ, तो वो वहां से गिरने लगते हैं। ठीक है, फॉल होता है। और वो नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं और भी बर्फ के पार्टिकल को या स्नो पार्टिकल्स को अपने साथ लेते हुए नीचे आते हैं, और एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है, जिसको अवलांच कहा जाता है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बेसिकली है वही। ठीक है, तो ये है अवलांच इफेक्ट। ठीक, जीनर इफेक्ट क्या होता है? जीनर में बेसिकली हम जिस जो पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं वो हेविली डोप्ड होता है। तो एक पॉइंट यहां पे है, पहला पॉइंट, कि हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, जीनर ब्रेकडाउन कहां होता है? हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में। तो इसी तरह से अवलांच में भी बना सकते हैं। अवलांच का पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है। तो हम यहाँ पे ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, यहां मार्क कर दे रहे हैं, लाइटली डोप्ड। इतने से आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से हैवी डोपिंग वाले डायोड में हो रहा है, कौन से लाइटली डोप्ड। ये जो लाइटली डोप्ड है ये जेनर के रिस्पेक्ट में लाइट है, लेकिन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में ये भी ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट अगर हम जेनर, अवलांच और नॉर्मल डायोड की बात करें, तो जेनर में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है, उसकी हैवीली डोप्ड होता है। उससे कम डोपिंग अवलांच फेनोमेना वाले डायोड्स की होती है, और उससे कम हम लोग नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की डोपिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको माइंड करिएगा प्लीज। फिर ये तो हो गया कि जेनर किस में होता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकडाउन होता कैसे है? जैसे यहाँ इतना प्रोसेस हो रहा है, वैसे यहाँ क्या होता है? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब हम हैवी डोपिंग करते हैं, बहुत ध्यान से, जब हम लोग हैवी डोपिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस होती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि हम हैवी डोपिंग करते हैं, जब भी डोपिंग इंक्रीज करते हैं किसी पीएन जंक्शन डायोड की, तो उसकी डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो उसके विड्थ में थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम हैवी डोप की बात करेंगे तो डिप्लीशन की विड्थ कम हो जाएगी। अच्छा, विड्थ कम होने से क्या होगा? आपको पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी। ठीक है, सब लोग को पता है। ठीक है, E और V इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, E बराबर V बाई डी। अब मैं ये कह रहा हूं कि हैवी डोपिंग कर दिया, हैवी डोपिंग करने का रिजल्ट क्या हुआ कि D डिक्रीज हुआ। जब D डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है, प्लीज जैसे जीनर का है, मैंने यहां लिख रहा हूं, आप इसको यहीं पे समझिएगा, या मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करने लगती है वो करती है फ्यू 100 ऑफ किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगती है। ठीक है, तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ही क्लियर है कि यहां पर जो जेनर ब्रेकडाउन होता है ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेकडाउन क्या होता क्या है? जब भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड आपस में शेयरिंग से होता है। जब बॉन्ड टूटा
तो इलेक्ट्रॉन्स और होल रिलीज होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से हटता है तो वहाँ पे होल बन जाता है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज होते हैं, EHP रिलीज होता है, EHP इलेक्ट्रॉन होल पे रिलीज होते हैं और इतने हैवी अमाउंट में रिलीज होते हैं कि एक हाई करंट पैदा करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाई रिवर्स करंट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? हाई रिवर्स करंट। फाइन। तो अब यहाँ पे ये सारे इसके जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जब आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो यू विल गेट ए लार्ज कंटेंट, जो मैंने अभी समझाया है। और साथ साथ यहाँ पर आप ग्राफ भी बनाएंगे। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ भी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो इन इतने पार्ट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि एक टिपिकल वैल्यू होती है जिससे कम और जिससे ज़्यादा। टिपिकल वैल्यू किसकी? वोल्टेज की, अप्लाइड वोल्टेज की। तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज की एक टिपिकल वैल्यू होती है अवलांच के लिए और जीनर के लिए कुछ होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो अवलांच के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो होता है लेस देन 5 वोल्ट। और आई एम सॉरी, अवलांच के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 5 वोल्ट। अच्छा, ये टिपिकल वैल्यू है बेटा, ठीक है। टिपिकल वैल्यू मतलब कि इन जनरल इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट और जीनर में क्या होता है? लेस देन 5 वोल्ट, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 वोल्ट पे या 3.5 वोल्ट पे कौन सा ब्रेकडाउन अकर होगा, तो आप कहेंगे कि जीनर के ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर कहा जाए कि 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5.5 पे किसके अकर होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे अवलांच ब्रेकडाउन के, ठीक है। तो ये होता है अवलांच ब्रेकडाउन, ये होता है जीनर ब्रेकडाउन, ठीक। एक पॉइंट ये भी होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑन दिस ब्रेकडाउन प्रोसेस। तो अगर हम जीनर की बात करें तो जीनर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है। मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जीनर जो ब्रेकडाउन है ये जीनर वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। जीनर वोल्टेज मतलब वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जहां पर जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर VZ जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस, ठीक है। और अवलांच में हम ये कहेंगे कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, कभी ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो आप इसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि अब अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी घट रही है तो आप उसको नेगेटिव कोफिशिएंट कहते हैं, और अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं ग्राफ पर अगर आपको दो ग्राफ एक ही पेयर ऑफ एक्सिस पे शो करना है तो हम कैसे शो कर सकते हैं? ये ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मान लिया कि एक जनरल ग्राफ है और ये जो ब्लैक कलर से बन रहा है ये है आपका अवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये क्या है? अवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो मैं अब ब्लू से शो कर रहा हूं कि जीनर ब्रेकडाउन कहां होगा। तो अभी इन्हीं कंसेप्ट से आप बता सकते हैं कि कहां होगा। तो अब जो जीनर ब्रेकडाउन होगा वो यहां पर अकर हो जाएगा, ठीक ठीक। तो आप देखिए ये जो ब्लू है, या इसको मैं डॉटेड भी बना देता हूं, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये डॉटेड वाला ग्राफ किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा जीनर ब्रेकडाउन के लिए। दिस इज फॉर जीनर ब्रेकडाउन, और ये जो सॉलिड ब्लैक कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सॉलिड ब्लैक कलर से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अवलांच ब्रेकडाउन को, ठीक है। तो ये इस तरह से ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर होता है। आप इसको प्लीज़ मेरे इस वीडियो को
सुनिएगा और इसको 2-3 बार सुनिएगा, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा। ये आपके आगे काम आएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप इनसे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।